नमस्कार बच्चों, सब कुशल होंगे यही उम्मीद है बच्चों। और मैं नसीम टीचर हिंदी सेंट क्लारेट हाई स्कूल की ओर से आप सबका स्वागत करती हूँ। आज का पाठ 8 हिंदी द्वितीय भाषा भाग 2 पढ़ाने जा रही हूँ और 10वीं कक्षा पाठ का नाम है स्वराज की नींव। बच्चों, हमने पिछली बार भारत की विशेषता के बारे में कुछ पढ़ा था। भारत की प्रकृति और यहाँ की संपन्नता, कला कौशल, अंग्रेज़ों का भारत में आगमन, ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और बक्सर युद्ध और उसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई की जीवनी के बारे में कुछ पढ़ा था। और पाठ में पृष्ठ संख्या 41 में आप पाठ संख्या 8 स्वराज की नींव, इसके लेखक विष्णु प्रभाकर। पिछली कक्षा में हमने उन्मुखीकरण और प्रश्नों के उत्तर दिए गए थे, उद्देश्य, लेखक परिचय, विषय प्रवेश के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त की थी। और उसके बाद हमने पाठ में नाटक रूपी पाठ है जिसमें बच्चों हमने देखिए बच्चों, स्वराज की नींव में उन्मुखीकरण में देखिए, एक बार ध्यान से देखिए बच्चों। शासक का ये दायित्व होता है कि सबका बराबर ध्यान रखना चाहिए। विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना चाहिए। जो शासक अधिकार में क्षमा का गुण रखता है और निस्संदेह वे शासक कहलाता है। बच्चों, ये अभी हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न में पहला प्रश्न है, शासक का विपत्ति की हालत में कैसे काम करना चाहिए। शासक का विपत्ति की हालत में धैर्य और समय स्फूर्ति से काम लेना चाहिए। दूसरा प्रश्न हुआ, आपकी नज़र में आदर्श शासक के लक्षण क्या हो सकते हैं। उसका उत्तर है, अधिकार में क्षमा गुण रखना आदर्श शासक का लक्षण है। तीसरा प्रश्न, सुव्यवस्थित शासन के गुण क्या हो सकते हैं। उसका उत्तर है, सुव्यवस्थित शासन का गुण है कानून और नियमों का समान रूप से अनुसरण करना। बच्चों, अब हम पाठ में उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य, छात्रों को साहित्य में एकांकी विधा से परिचित कराना, एकांकी की भाषा व रचना शैली से अवगत कराना और एकांकी लेखन के लिए प्रोत्साहन करना एवं उसके साथ साथ छात्रों में देश के लिए समर्पित होने की भावना का विकास कराना ही उसका उद्देश्य है। बच्चों, अब हम विधा विशेष देखेंगे। विधा विशेष में देखिए बच्चों, एकांकी साहित्य की ये विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है। एकांकी का अर्थ है एक अंक वाला। एकांकी में किसी एक ही समस्या को बताया जाता है। ये एक साहित्यिक घटना प्रधान एकांकी है। बच्चों, उसके बाद हम देखेंगे लेखक परिचय। देखिए बच्चों, विष्णु प्रभाकर, स्वराज की नींव लेखक विष्णु प्रभाकर हैं। और विष्णु प्रभाकर का जन्म सन 1912 में हुआ। वे आदर्श प्रिय व्यक्ति थे। इन्होंने प्रेमचंद परंपरा का आदर्शोन्मुख यथार्थवादी लेखक कहा जाता है। आवारा मसीहा नामक रचना पर इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। अभी बच्चों हम देखेंगे विषय प्रवेश। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की ये पंक्तियाँ लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती हैं। और इसके बाद लक्ष्मीबाई ने ये सिद्ध कर दिखाया कि अबला हमेशा अबला नहीं रहती।
आवश्यकता पड़ने पर वे सबला भी बन जाती है। लक्ष्मीबाई ने ये सच्चे अर्थों में देश की स्वतंत्रता के लिए नींव डाली। प्रस्तुत पाठ में देश के प्रति उनकी कर्म परायणता के बारे में बताया जा रहा है। बच्चों, अब हम देखेंगे, देखिए पृष्ठ संख्या 42 में विषय प्रवेश में देखेंगे बच्चों। विषय प्रवेश, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। सुभद्रा कुमारी की ये पंक्तियाँ लक्ष्मीबाई की वीरता को प्रकट करती हैं। लक्ष्मीबाई ने ये सिद्ध कर दिया कि अबला कभी अबला नहीं, समय आने पर सबला बन जाती है। इस तरह से बच्चों हमने देखिए अभी 42 पृष्ठ संख्या 42 में हम देखेंगे पात्र। इसमें कौन कौन से पात्र हैं? लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक, इन्होंने इस नाटक में भाग लिया। उसमें हमने फिर एक बार देखेंगे लक्ष्मीबाई, जूही, मुंदर, रघुनाथ राव, तात्या, सेना नायक, इन्होंने इस एकांकी में भाग लिया। और ये ऐतिहासिक कहानी भी है जो हमारे देश के लिए, भारत देश के लिए, स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण त्याग दिए थे बच्चों। अभी हम देखेंगे विषय प्रवेश में रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। किया गया है, रंगमंच पर युद्ध भूमि का दृश्य अंकित किया जा सकता है। जैसे देखिए बच्चे, कैंप कहीं पास ही लगा हुआ था। जब युद्ध होता है ना, उस समय क्या है, दूर दूर पर कैंप्स लगाए जाते हैं। दूर दूर पर कैंप्स लगाए जाते हैं। दिन भर युद्ध चलता है और शाम के समय उसमें विराम के लिए क्या है, कैंप में रेस्ट लिया जाता है। वैसे ही महारानी लक्ष्मीबाई ने के तंबू का एक भाग दिखाई देता है, नाटक में दिखाई देता है। और पर्दा देखिए बच्चों, पर्दा उड़ता है। उठने साथ ही देखते हैं हम लक्ष्मीबाई अपनी सखी जूही के साथ उत्तेजित अवस्था में मंच पर प्रवेश करती है। दोनों लाल कुर्ती के सैनिकों के वेशभूषा में हैं। जब युद्ध क्षेत्र में जब जाते हैं ना बच्चों, तब क्या है, यूनिफॉर्म पहनकर जाते हैं। तो उस समय आसानी से पहचाने जा सकते हैं कि कौन से एरिया के है, उधर क्या है, अपोजिशन वाला है, इधर वाला है, उधर वाला है। इस तरह से आसानी से होती है पहचानने में। अभी हम देखते हैं महारानी लक्ष्मीबाई भी एक क्या है, युद्ध में पहनाया गया एक यूनिफॉर्म वेश है, जो ये लाल कुर्ती में दिखाई तो नहीं दे रही है, लेकिन पुस्तक में पाठ में है। बच्चों देखिए, अभी यहाँ पर देखिए तंबू में या फिर टेंट में ये बहुत परेशान हालत में ये कुछ सोच रही है। क्या सोच रही है देखेंगे। लक्ष्मीबाई ये अपने जूही से बात कर रही है। वो सखी भी है और युद्ध क्षेत्र में वो भी बराबर का साथ दी थी। इसीलिए देखेंगे बच्चों, अभी हम लक्ष्मीबाई कह रही है जूही से, मेरे देखते देखते क्या से क्या हो गया जूही। झांसी जो एरिया है, झांसी, कालपी, ग्वालियर कहाँ गए, ये सब इनके राज्य थे। वो देखते ही देखते ब्रिटिशर्स के हाथ में चले गए। परंतु मंजिल है कि पास आकर भी और हर बार दूर चली जाती है। एक बार वो जीतती है और कई बार वो हार भी जाती है। वो नाराज़ ना होकर वो हिम्मत से आगे बढ़ती है। स्वराज को आते हुए देखती हूँ, परंतु दूसरे ही क्षण मार्ग में हिमालय अट जाता है। उसे पार करती हूँ तो महासागर की डरावनी लहरें थपेड़े मारने लगती है।
उनसे जूझती हूँ तो नाविका सो जाते हैं। देखो जूही, उधर क्षितिज पर देखो, कैसी लपलपाती हुई लपटें उठ रही हैं। सारा आकाश धूम घटाओं से छाया हुआ है और प्रलय की भूमिका है। लेकिन राव साहब भी ये हैं कि वे रक्त मंडल की छाया में ऐशो आराम में मशगूल हैं। आवेश में आते आते सहसा मौन हो जाती है। जूही कुछ कहने के लिए मुंह खोलती है कि वे महारानी फिर बोल उठती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। एक ही बार जब महारानी लक्ष्मीबाई सोचती है कि क्या मैं कहीं हार तो नहीं जाऊंगी, वे जूही से कहती है, जूही, जूही, मैंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। लेकिन झांसी हाथ से निकल गई। जूही सहसा तीव्र होकर, नहीं, देखिए, नहीं नहीं, झांसी हाथ से नहीं गई और मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। मैं अकेले ही हूँ और लेकिन उससे क्या, मैं अकेली ही झांसी लेकर रहूँगी। इस तरह से वे अपने आप को हिम्मत देती है। झांसी ब्रिटिशर्स के हाथ में, अंग्रेज़ों के हाथ में नहीं देगी। जूही, उसकी सहेली उससे बात करती है कि कौन कहता है आप अकेली है महारानी, आप तो गीता पढ़ती है, फिर ये निराशा कैसी? लक्ष्मीबाई, मैं निराश नहीं, मैं जानती हूँ कि मैं झांसी लेकर रहूँगी। लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि उस दिन बाबा गंगादास ने मुझसे क्या कहा था? इस युद्ध क्षेत्र में आने से पहले बाबा गंगादास ने झांसी से कुछ बात की थी। जब तक हमारे समाज में छुआछूत, ऊंच नीच का भेद नहीं मिट जाता, जब तक हम विलास प्रियता को छोड़कर जनसेवक नहीं बन जाते, तब तक स्वराज नहीं मिल सकता। वे मिल सकता है केवल सेवा, तपस्या और बलिदान से। बच्चों, इससे इसका भाव समझ में आया आपको कि देखिए, हम अपने आप में एक दूसरे से मिलजुल कर रहना चाहिए, जिससे तीसरे को चांस मिलता है। जूही, लेकिन महारानी, उन्होंने ये भी तो कहा था कि स्वराज प्राप्ति से बढ़कर स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना चाहिए। स्वराज की नींव का पत्थर बनना, सफलता और असफलता दैव के हाथ में है। लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वे हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा है कि बढ़कर, देखिए, स्वराज से बढ़कर है स्वराज की स्थापना के लिए भूमि तैयार करना, स्वराज की नींव का पत्थर बनना। सफलता और असफलता दैव के हाथ में है, लेकिन नींव के पत्थर बनने से हमें कौन रोक सकता है? वे हमारा अधिकार है। लक्ष्मीबाई, देखिए, मुस्कुराकर, शाबाश मेरी कर्नल, तुम लोगों से मुझे यही आशा थी। जिस स्वराज की नींव तुम जैसी नारियां बनने जा रही हैं, वे निश्चय ही महान होगा। क्योंकि महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध क्षेत्र में कई नारियों ने भाग लिया था। वे निश्चय ही महान होगा। मुझे इस बात की चिंता नहीं है कि वे मेरे जीवन काल में आता है या, लेकिन मुझसे इस बात का दुख अवश्य है कि हमारे पास तात्या जैसे सेनापति हैं, फिर भी हमारी सेना में अनुशासन नहीं है। हमारे पास ग्वालियर का किला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों, जानते हो क्यों? जूही जवाब देती है, देखिए, जानती हूँ महारानी, हम विलासिता में डूबे हैं। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ आती है। टापू जो तंबू है युद्ध क्षेत्र में, तो वहाँ पर इससे पहले महारानी लक्ष्मीबाई और जूही थी, लेकिन अब वहाँ पर मुंदर आ गई है। ये भी सैनिक या फिर ये भी युद्ध क्षेत्र में महारानी लक्ष्मीबाई के साथ थी और वे वहाँ पर तंबू में प्रवेश करती है। तभी मुस्कुराती हुई मुंदर वहाँ प्रवेश करती है। मुंदर, कौन कहता है कि हम विलासिता में डूब गए हैं?
विलासिता में डूबे राव साहब और यह बांदा के नवाब सेनापति तात्या है। जूही सहसा नहीं, मुंदर सेनापति नहीं। मुंदर मुस्कुराती है, ओ समझी, तुम तो उनकी पक्ष लेगी और लोगी है। जूही देखिए दृढ़ स्वर में, मैं उसका पक्ष नहीं लेती, लेकिन जो तथ्य है उसको छिपाना ही नहीं जा सकता। इसीलिए सरदार तात्या राव साहब को अपने तन मन का स्वामी मानती है। मुंदर, और तुम उनको अपना स्वामी मानती हो? जूही, मैं उनको अपना स्वामी मानती हूँ और जानती और मानती रहूँगी, लेकिन उनसे भी अधिक मैं महारानी लक्ष्मीबाई को अपना स्वामी मानती हूँ। और महारानी से भी वे कहती है कि बढ़कर मैं अपना देश के लिए अपना स्वामी मानती हूँ। देश के लिए मैं सरदार को भी ठुकरा चुकी हूँ। उस समय मुंदर जवाब देती है, देखिए सक पकाकर, जूही तू तो नाराज हो गई है, मेरा ये मतलब नहीं था। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तूने उन्हें अपना स्वामी मान लिया है तो तू उन्हें रोकती क्यों नहीं? जूही उस समय जवाब देती है, देखिए अभी लक्ष्मीबाई जूही से कहती है, देखिए लक्ष्मीबाई, जूही ने उन्हें रोका है मुंदर। मैं जानती हूँ जब राव साहब के कहने पर तात्या उसे नाचने के लिए बुलाने को भी आए थे तो उनसे उनका बुरी तरह धुकार दिया था। जूही, हाँ रानी, मैं स्वराज के लिए नाच सकती हूँ, बराबर नाचती रहूँगी, परंतु विलासिता में डूबने के लिए अपनी कला को किसके गले की फांसी नहीं बना सकती हूँ। जो मुझसे ऐसा कहने के लिए कहते हैं और उनको मैं ठोकर भी मार सकती हूँ। लक्ष्मीबाई दीर्घ श्वास लेकर, ठोकर ही तो नहीं मार सकती हूँ जूही, और यही दर्द हो तो हमें कचोट रहा है। अगर ठोकर मार कर हम उनकी बदहोशी दूर कर सकते हैं तो ही बात क्या। और उसके बाद जूही उसका जवाब देती है, बाई साहब, मानी लक्ष्मीबाई, मैं औरों की बात नहीं जानती, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं ठोकर मारने को तैयार हूँ। मुंदर, और मैं भी तैयार हूँ बाई साहब, चलो हम सब चलकर उनकी नींद हराम कर दें। लक्ष्मीबाई, नहीं मुंदर, नहीं, हम उनकी नींद नहीं हराम कर सकते। अब तो दुश्मन की ठोकरें ही उनकी उस नींद को जगा सकते हैं। जूही, दुश्मन की ठोकर, और ये आप क्या कह रही हैं? लक्ष्मीबाई, हाँ जूही, दोस्त की ठोकर अविश्वास की खाई और भी चौड़ा कर देती है। और क्या तुम नहीं जानती कि हम एक दूसरे को किस दृष्टि से देखते हैं? क्या ऐसी स्थिति में मेरे कुछ कहने से शंका की घटा और भी गहरी नहीं उठेगी? उसके बाद मुंदर, देखिए बाई साहब ठीक कहती है, शंकाएं अविश्वास पैदा करेगी और इस अविश्वास से उत्पन्न निराशा को दूर करने के लिए और पायल की झनकार और उनकी भी और झनक उठेगी। श्रीखंड और लड्डुओं पर जान देने वाले ब्राह्मणों के आशीर्वाद का स्वर और भी तेज हो उठेगा। सहसा कहीं दूर से तोपों का स्वर उठता है। देखिए लक्ष्मीबाई डरती हुई, और जूही, तू अगर तात्या को खोज सके तो, परंतु उन्हें यहाँ आने के लिए कह। जूही, खोज क्यों नहीं सकती? उसकी आज्ञा होने पर मैं उन्हें पाताल से भी खींच कर ला सकती हूँ। जाने को मुड़ती है और रघुनाथ राव तेजी से प्रवेश करते हैं। देखिए रघुनाथ राव, महारानी आपने सुना? लक्ष्मी, क्या रघुनाथ राव, महारानी लक्ष्मीबाई, जनरल रोज की सेना ने मुरार में पेशवा की सेना को हरा दिया। जूही, क्या कांपती हुई, क्या पेशवा की सेना हार गई? लक्ष्मीबाई, पेशवा की सेना हार गई और ये अच्छा नहीं हुआ। अब वे एक माने में ठीक ही हुआ।
अब पेशवा की आंखें खुलेंगी। रघुनाथ, अपनी सेना को तैयार होने के लिए आज्ञा दो। जो ग्वालियर का किला नहीं ले सकेगा। रघुनाथ, मैं जानता हूँ वे कभी नहीं ले सकेगा। मैं अभी सेना को कूच के लिए तैयार करता हूँ। केवल आपको सूचना देने के लिए आया था। जानता है लक्ष्मीबाई। और जूही, तुम भी जाओ। सहसा बाहर देखकर, लेकिन ठहरो, शायद सेनापति तात्या और इधर ही आ रहे हैं। जूही बाहर देखकर, जी हाँ, ये तो सरदार तात्या ही है। सरदार तात्या का प्रवेश। लक्ष्मीबाई, कहिए सरदार तात्या, आज आप इधर कैसे भूल गए? तात्या, बाई साहब, मैं किसी के लिए सरदार हो सकता हूँ, पर आपके लिए तो सिर्फ सेवक। लक्ष्मीबाई व्यंग से, इतने बड़े सेनापति को इस प्रकार एक नारी के सामने झुकते लज्जा नहीं आती? खैर छोड़ो इस बात को। ये तुम्हारी विनम्रता है, लेकिन ये तोपों की आवाज़ कैसी आ रही है? कौन सा उत्सव मनाया जा रहा है? शायद ये चाटुकरों में जागीर बांटने की भी अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तात्या, बाई साहब, आपको हमें लज्जित करने का पूरा अधिकार है। हम इसी योग्य हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वे आप जानती ही है। लक्ष्मीबाई, शायद ब्रह्मभोज के उपलक्ष्य में ये तोपें चल रही हैं। श्रीखंड और लड्डुओं के लिए घी शक्कर की कभी कमी तो नहीं पड़ी? जूही, सरकार, इस बार इनको माफ़ कर दीजिए। तात्या व्यंग होकर, बाई साहब, आप यूं कब तक फटकारती रहेंगी? लक्ष्मीबाई, तो मैं भी तैयार हूँ। तात्या, तुमसे मुझे कुछ आशाएं थीं। तुम्हारे रहते ये सब क्या हो गया है? जूही, सरकार, ये स्वामी भक्त है। लक्ष्मीबाई, लेकिन आज हमें ये देशभक्तों की आवश्यकता है। खैर, अब भी कुछ नहीं बिगड़ता, अब भी बहुत कुछ दिया जा सकता है। तात्या, इसीलिए तो आया हूँ बाई साहब। आप जो कहेंगी और वही करूँगा। जो योजनाएं बनाए हैं और उसी पर चलूँगा। लक्ष्मीबाई, तो जाओ, तलवार संभालो और नूपुरों के झनकार के स्थान पर तोपों का गर्जन होने दो। भूल जाओ, राग रंग याद रखो। हमें स्वराज लेना है, हमें रणभूमि में मौत से जूझना है। तब तात्या, महारानी, आपकी जय हो। मैं युद्ध के लिए तैयार होकर आया हूँ। महारानी लक्ष्मीबाई, जानती हूँ, लेकिन सेनापति, इस बार ये याद रखना है कि तुम्हें यदि दुर्भाग्य से विजय ना मिल सकी तो तुम्हें सेना और सामग्री दोनों दुश्मनों के घेरे से निकाल कर ले जाना है। तात्या, ऐसा ही होगा। लक्ष्मीबाई, तात्या, मेरे मन कहता है कि ये मेरे जीवन का अंतिम युद्ध है। जीत हो या हार, मुझे किसी बात की चिंता नहीं। चिंता केवल इस बात की है कि हमारी वीरता कलंकित ना हो पाए। तात्या, बाई साहब, वीरता आपको पाकर धन्य है। आपके रहते कलंक हमारी छाया को भी नहीं छू सकेगा। आज्ञा दीजिए। प्रणाम। लक्ष्मीबाई, प्रणाम। मैं सीधी युद्ध भूमि में जा रही हूँ, देर ना लगाना। तात्या चला जाता है। मुंदर, सरकार, आज मैं बराबर आपके साथ रहूँगी। जूही, और मैं तोपखाना संभालूँगी। लक्ष्मीबाई, और हम सब मिलकर या तो स्वराज की प्राप्त करेंगे या फिर स्वराज की नींव का पत्थर बनेंगे। इस तरह पाठ हो गया बच्चों। उसके बाद पर्दा गिरता है। ये नाटक एकांकी रूप है। उसके बाद आपको ये ध्यान से पढ़ना होगा और अपनी उत्तर पुस्तिका में, जैसा पिछले पाठ में आपने अभिव्यक्ति सृजनात्मक के कुछ प्रश्न दिए गए हैं वो लिखा था, वो
अभी आप अभिव्यक्ति सृजनात्मक के प्रश्न सुनिए, देखिए उसको आप अपनी पुस्तक में प्रश्न और उत्तर के रूप में लिखना है। और देखिए बच्चों, अभिव्यक्ति सृजनात्मक में एकांकी के आधार पर, देखिए बच्चों, अभिव्यक्ति सृजनात्मक के प्रश्न अपने उत्तर पुस्तिका में लिखना है। पहला प्रश्न है, एकांकी के आधार पर बताइए कि स्वराज की नींव का तात्पर्य क्या है। दूसरा प्रश्न है, वीरांगना। दूसरा प्रश्न है बच्चों, लक्ष्मीबाई। वीरांगना लक्ष्मीबाई की एक अद्भुत मिसाल थी, स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है बच्चों, स्वराज की नींव। एकांकी को अपने शब्दों में कहानी के रूप में लिखना है। चौथा प्रश्न है, साहस, वीरता, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के महत्व पर 2-2 वाक्य लिखना है। बच्चों उसके बाद भाषा की बात में देखिए, भाषा की बात में आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में प्रश्न और उत्तर लिखना है। देखिए सूचना पढ़िए और वाक्य प्रयोग कीजिए, जिसमें पहला है नारी, मित्र, प्रेम, यह पर्यायवाची शब्द लिखना है। दूसरा है असफलता और विश्वास, वो विलोम शब्द में लिखना है। तीसरा है शंका, किला, सूचना, ये वचन बदलें। दूसरा है भाई बच्चों आ, सूचना पढ़िए और उसके अनुसार लिखिए। पहला है स्वराज, दूसरा है निराशा, उसमें उपसर्ग लिखिए, उपसर्ग पहचान कर लिखना है। दूसरा है वीरता और ऐतिहासिक, जिसमें प्रत्यय पहचान कर लिखना है। ई में देखिए उदाहरण देखिए और उसके अनुसार वाक्य बदलिए। उदाहरण देखिए, राजू पुस्तक पढ़ता है, उसका उत्तर हुआ राजू से पुस्तक पढ़ी जाती है। पहला है लड़का भोजन करता है, उसका उत्तर लिखिए, रानी ने आज्ञा दी। तीसरा है लक्ष्मी ने जूही से कहा। ई में देखिए बच्चों, रेखांकित शब्द के स्थान पर नीचे दी गई एक एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बनाएं। पहले उदाहरण देखिए, कक्षा में एक लड़का आया है। लड़का रेखांकित है, सब लड़के कक्षा में पहुंच चुके थे। पहले सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल है या फिर बहुवचन में दिया गया है, रेखांकित है। और उसके बाद लड़कों में अनुशासन बना था, सो ये भी क्या है, लड़कों जो रेखांकित है। उसी तरह से उदाहरण दिया गया है, उसको देखकर आप भी पहला लिखना है लड़की, लड़कियाँ, और देखिए उस तरह से। दूसरा है छात्र, तीसरा है छात्रा, चौथा है बालक और पांचवा है बालिका। बच्चों इस तरह से ये पाठ हो गया। आप अपनी अभिव्यक्ति सूचनात्मक और भाषा की बात अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें और अप टू डेट नोट्स कंप्लीट करते रहिए और सावधान और सुरक्षित रहिए, अपने घर में ही रहिए। बच्चों धन्यवाद। इस तरह से हमारा पाठ की समाप्ति